हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सब लोगों का नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। आप सब लोगों के लिए आज फिर से एक और नई क्लास नॉर्सेट 2023 के लिए एनक्लेस सीरीज रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 6 के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो नॉर्सेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी बेस्ड एमसीक्यू जब भी आते हैं तो वहाँ से क्या है, कंपटीशन स्टार्ट होता है और वहीं से आपका सिलेक्शन निकलता है। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा जो छोटे छोटे एमसीक्यू होते हैं, जो बेसिक एमसीक्यू होते हैं, वो हर किसी के सही होते हैं। अगर आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछेंगे तो सबके ही सही होगा, 100% सबके सही होगा। अगर आपको आईएम इंजेक्शन लगाने की अगर आपको एंगल पूछा तो वो सबके लिए सही होगा। लेकिन कंपटीशन कहाँ पे है, जहाँ पे ट्रिक होती है एमसीक्यू के अंदर, जहाँ पे प्रायोरिटी बेस्ड एमसीक्यू पूछे जाते हैं, वहाँ जो ज़्यादा जितना सही करेगा वही सिलेक्शन के नज़दीक जाता है। और नेगेटिव मार्किंग भी ऐसे एमसीक्यू के अंदर ज़्यादा होती है। बेसिक चीज़ों के अंदर नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा किसी के भी नहीं होती है। ये चीज़ आपको समझनी है। बेसिक चीज़ को पढ़ना है क्योंकि वो भी एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी एनक्लेस पूछी जाएगी आपसे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आपको बेसिक चीज़ों के साथ में प्रायोरिटी चीज़ों को समझना है। हर डिजीज़ के अंदर क्या चीज़ प्रायोरिटी रहती है, किस कंडीशन में क्या प्रायोरिटी रहती है, क्या एमसीक्यू पूछ रहा है, ये चीज़ों की प्रैक्टिस आप एनक्लेस के एमसीक्यू सॉल्व करके कर सकते हो। और एग्जाम के अंदर बेस्ट टाइम मैनेजमेंट करने के लिए भी आप एनक्लेस के एमसीक्यू सॉल्व करें, ताकि आप जो है 180 मिनट के अंदर 200 एमसीक्यू को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। 40% स्टूडेंट जो होते हैं वो 200 एमसीक्यू पूरे पढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जो लेंथ ही एमसीक्यू होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम खा जाते हैं और आपको ट्रिक भी नहीं होती है कि इसको कैसे पढ़ना है। तो इस चीज़ का आपको प्रैक्टिस लगातार करना है। जल्दी से इस लाइव सेशन के अंदर जुड़ना। हमेशा हमेशा आपको कुछ नया सीखने को अगर मिल रहा है इस चैनल से, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी अपने साथ में जुड़ सके। आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने। द नर्स हैज असिस्टेड द फिजिशियन एट द बेड साइड विथ इंसर्जन ऑफ लेफ्ट सबक्लेवियन ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर। ये क्या है, ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर in the client admitted with lung cancer. Suddenly the client become restlessness and tachypneic. The nurse should। एक मरीज है जिसको क्या है, लंग्स कैंसर की प्रॉब्लम है और वो मरीज कहाँ है, हॉस्पिटल के अंदर अभी एडमिट हुआ है। उसको डॉक्टर ने क्या किया है, सेंट्रल वीनस कैथेटर डाला, यानी कि सेंट्रल लाइन का जो प्रोसीजर रहता है, सेंट्रल लाइन डालते हैं। तो सेंट्रल लाइन डाली है, कहाँ पे डाली है, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर डाला है कैथेटर। और उस मरीज को अब क्या है, सडनली रेस्टलेसनेस हो रहा है, मरीज के अंदर क्या है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ गई है, टैकिपनिक हो है मरीज। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यही प्रायोरिटी बेस्ड एमसीक्यू होते हैं एनक्लेस की। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑप्शन ए कह रहा है असेस द ब्रीथ साउंड, ऑप्शन बी कह रहा है रिमूव द कैथेटर, ऑप्शन सी कह रहा है इंसर्ट ए पेरिफेरल आईवी लाइन, ऑप्शन डी कह रहा है रीपोजिशन द क्लाइंट। आप मरीज को क्या है, दोबारा पोजीशन दोगे तो इससे मरीज का रेस्टलेसनेस और टेकिपनिया नहीं ठीक होगा। ऑप्शन सी के अंदर कह रहा है इंसर्ट ए पेरिफेरल लाइन, तो पेरिफेरल लाइन इंसर्ट करने से कुछ नहीं होगा, तो ये भी क्या है, यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है। रिमूव द कैथेटर आपका प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि जब भी किसी तरह की ट्यूबिंग बॉडी के अंदर डाली जाती है, उसको कंफर्म करने के लिए, उसका प्लेसमेंट कंफर्म करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं। और एक्सरे के अंदर अगर उसका प्लेसमेंट सही नहीं आ रहा तो उसके बाद रिमूव करते हैं। तो सीधा डायरेक्टली आपको ये सिम्टम दे के इसको रिमूव नहीं करना है। ऑप्शन ए के अंदर जो लिखा है ये बिल्कुल सही है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रीथ साउंड असेस करना है, क्योंकि मरीज रेस्टनेस हो रहा है और टैकिपनिक हो रहा है। ये जो कंडीशन है, जब भी सेंट्रल लाइन मरीज के अंदर डाली जाती है तो मरीज के अंदर क्या होने का कॉम्प्लिकेशन रहता है, न्यूमोथोरेक्स। क्या हो सकता है मरीज को, न्यूमोथोरेक्स के ये सिम्टम है। जब भी मरीज के अंदर क्या है, प्लूरल कैविटी के अंदर एयर फिल्ड हो जाए, अगर वहाँ पे प्लूरल कैविटी के अंदर हमने पंचर कर दिया तो उसके अंदर एयर फिल्ड हो जाएगी और ब्रीथ साउंड बायलेटर अपसेंट हो जाती है। मरीज को अगर आपको पूछे न्यूमोथोरेक्स वाले मरीजों के अंदर कैसी ब्रीथ साउंड आती है, तो न्यूमोथोरेक्स वाले मरीजों के अंदर लंग्स एक्सपांड नहीं होता है, क्योंकि उसके बाहर की कैविटी के अंदर एयर फिल्ड हो गई और लंग्स दब चुके हैं। अब मरीज के अंदर रेस्टलेसनेस हो रही है, SpO2 फॉल हो रहा है, मरीज के अंदर टैकिपनिया हो रहा है, तो आपको ये सस्पेक्ट करना है कि मरीज के अंदर क्या हो चुका है, न्यूमोथोरेक्स हो चुका है। तो आपको ब्रीथ साउंड सबसे पहले दोनों लंग्स के अंदर चेक करनी है। न्यूमोथोरेक्स के अंदर क्या होता है, ब्रीथ साउंड दोनों से, जिस साइड का न्यूमोथोरेक्स होगा उस साइड क्या होगा, ब्रीथ साउंड अपसेंट हो जाती है। तो जब भी सेंट्रल लाइन डालते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल लाइन के साथ में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, मरीज के अंदर न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, क्योंकि अपने जो लंग्स है वो अपने सब ग्लेविन, ये जो अपनी क्लेविकल बोन है यहाँ तक रहते हैं, और यहाँ पे आप पंचर कर रहे हो तो हो सकता है आपने पंचर कहाँ पे कर दिया, प्लूरल कैविटी को पंचर कर दिया और बाहर की एयर कहाँ इंसर्ट हो चुकी है, प्लूरल स्पेस के अंदर, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू,
Which of the following areas is priority to evaluate when completing a discharge planning for a client who has lobectomy for treatment of cancer? मरीज को लंग्स कैंसर था, अब उसने क्या करवाया, एक जो अपना लोब है लंग्स का वो निकाल दिया, यानी कि लोबेक्टोमी करवा दी। और ऐसे मरीज का आप क्या कर रहे हो, डिस्चार्ज प्लानिंग करवा रहे हो। सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है द सपोर्ट अवेलेबल टू असिस्ट द क्लाइंट एट होम। ऑप्शन बी कह रहा है द डिस्टेंस द क्लाइंट लीव फ्रॉम द हॉस्पिटल। क्लाइंट से क्या करोगे, डिस्टेंस बनाओगे जब मरीज को हॉस्पिटल से लीव करोगे, डिस्चार्ज करोगे। द क्लाइंट एबिलिटी टू डू होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, मरीज को सिखाओगे घर पे क्या है आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कैसे करनी है। ऑप्शन डी कह रहा है द क्लाइंट नॉलेज ऑफ द कोज ऑफ लंग कैंसर, लंग कैंसर मरीज को हो गया और मरीज को कोज इसका एक्सप्लेन किया है और उसके बाद में लोबेक्टोमी हुई है, अब आपको नॉलेज देने की ज़रूरत नहीं है। तो डी क्या है, खोटा ऑप्शन है। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, तो लंग कैंसर के साथ में ब्लड प्रेशर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहता है और ये घर पे मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। मरीज़ कैसा है, पोस्ट ऑपरेटिव है, जिस मरीज़ को क्या हुआ है, लोबेक्टोमी हुई है। जब ब्लड प्रेशर और सारा हीमोडायनेमिकली मरीज स्टेबल होता है और उस मरीज़ की घर पे केयर की जा सकती है, ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है मरीज़ को। आपको क्या है, मरीज से डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, द सपोर्ट अवेलेबल टू असिस्ट द क्लाइंट एट होम। मरीज़ क्या है, जब भी मरीज़ के अंदर लोबेक्टोमी होती है, लंग कैंसर की जब भी सर्जरी होती है, तो मरीज़ को एज सून एज हॉस्पिटल डिस्चार्ज मिलता है और ऐसी कंडीशन में मरीज़ को घर पे जो है असिस्ट करने वाला जो सपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए। मरीज़ को लंग कैंसर था, लोबेक्टोमी हुई, अब इसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर घर पे कैसे करनी है, वो सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब मरीज़ का आप डिस्चार्ज बना रहे हो तब। तो ये चीज़ क्या है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन टू हेल्प प्रिवेंट लंग कैंसर। लंग कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए क्या इंटरवेंशन लिया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है इनकरेज सिगरेट स्मोकर्स टू हैव ईयरली चेस्ट रेडियोग्राफी। तो जो ये रेडियोग्राफी खुद होता है, ये क्या है, ये खुद लंग कैंसर को क्या करता है, ट्रिगर करता है। ये खुद क्या है, कैंसर सेल को ट्रिगर करता है। जब भी कहीं भी एक्सरे एक्सपोज होता है तो आप क्या करते हो, कई दीवार के पीछे जाके छुपते हो क्योंकि आप उस रेडिएशन के अंदर नहीं आना चाहते। इसीलिए ईयरली जो स्मोकर है उनको चेस्ट रेडियोग्राफी का आप क्या है सजेशन दो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है इंस्ट्रक्ट पीपल अबाउट टेक्निक फॉर स्मोकिंग ऑफ स्मोकिंग सिजेशन। यहाँ पे आप लिखो स्पेलिंग ये गलत है, स्मोकिंग सिजेशन। आप मरीज़ को क्या है, जो मरीज़ स्मोकिंग करते हैं इनको कैसे बंद कर सकते हो आप, स्मोकिंग कैसे बंद की जा सकती है, आप कैसे छोड़ सकते हो, इस बारे में आप इंस्ट्रक्शन देंगे। ऑप्शन सी कह रहा है रिकमेंडेड दैट पीपल हैव देयर हाउसेज एंड अपार्टमेंट चेक फॉर एस्बेस्टोज लीकेज। एस्बेस्टोज क्या है, एस्बेस्टोसिस हमने जो बीमारी पढ़ी थी ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अंदर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिजीज़ के अंदर हमने पढ़ा था कि एस्बेस्टोस फाइबर का इनहेलेशन करने की वजह से मरीज़ के अंदर क्या हो जाता है, एस्बेस्टोसिस बीमारी हो जाती है। तो उसके लिए असेस रिकमेंडेड करोगे आप मरीजों के, आपके हाउस के अंदर ऐसा कोई लीकेज तो नहीं है हाउस के अंदर, या आप जिस अपार्टमेंट में रह रहे हो वहाँ पे। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है एनकरेज। यहाँ पे क्या है, आज बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक है, एनकरेज लिख रहे हैं यहाँ पे आपको। एनकरेज पीपल टू इंस्टॉल सेंट्रल एयर क्लीनर्स इन देयर होम। सेंट्रस जो है सेंट्रल एयर क्लीनर है, ये आपको घर के अंदर यूज़ करने हैं, ऐसा आप इनकरेज करेंगे मरीजों को। तो जो है लंग कैंसर मरीजों के अंदर होता है, इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या रहता है, स्मोकिंग। और स्मोकिंग छुड़वाने के लिए बहुत सारे भारत के अंदर प्रोग्राम चलते हैं, बहुत सारे जो हॉस्पिटल के अंदर जब भी डॉक्टर के पास जो कोई स्मोकर जाता है तो उसको मरीज़ को क्या एडवाइस देता है, स्मोकिंग को सजेस्ट करना, आपको स्मोकिंग को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि स्मोकिंग को छोड़ने की क्या क्या टेक्निक अवेलेबल है वो आप मरीजों को इंस्ट्रक्ट करना है। आप लोगों को वहाँ पे एक्सरे एडवाइस नहीं करना है मरीजों को, या फिर एस्बेस्टोस फाइबर के लिए आपको जो है असेसमेंट के लिए नहीं बोलना, या कोई एयर क्लीनर यूज़ करने को आपको नहीं बोलना। आपको क्या बोलना है कि लंग कैंसर का मोस्ट कॉमन कोज रहता है स्मोकिंग। 80% कोज जो है 80% कोज कौन रहता है लंग कैंसर का, स्मोकिंग रहती है। और स्मोकिंग के अंदर भी ये देखा गया है कि जो पैसिव स्मोकर होते हैं, यानी कि जो एक स्मोकिंग खुद करता है उसके पास में बैठ के जो धुएं को इनहेल कर लेता है, पैसिव स्मोकर वो होता है जो खुद स्मोकिंग नहीं करता है, दूसरे के कांटेक्ट में आता है, उसके अंदर ज़्यादा देखा जाता है लंग कैंसर। तो लंग कैंसर का मोस्ट कॉमन है स्मोकिंग, और इसको कैसे बंद किया जा सकता है उस टेक्निक को आप मरीज़ को इंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट MCQ अपना,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिहेबिलिटेटिव मीजर द नर्स टीच द क्लाइंट हु हैज़ अंडरगोन ए चेस्ट सर्जरी टू प्रिवेंट शोल्डर एनकाइलोसिस। एनकाइलोसिस कंडीशन क्या रहती है, कई बार मरीज़ के अंदर ऐसी सर्जरी होती है और मरीज़ क्या है, डर के मारे इस हाथ का मूवमेंट ही नहीं करता है, और जब भी अपनी बॉडी के अंदर किसी भी मसल्स का, किसी भी जॉइंट का, किसी भी बॉडी पार्ट का मूवमेंट नहीं होता है तो वहाँ पे क्या है, अब नॉर्मल स्टिफनेस आ जाती है और वो जॉइंट इमूवेबल हो जाता है, मूवमेंट नहीं कर पाता है। अगर आपका हाथ बिल्कुल सही है लेकिन फिर भी आपने कभी जो है 1 महीना लगातार उसको एक सेम पोजीशन में रख लिया तो उस हाथ के अंदर पैरालिसिस हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि मसल्स की एट्रोपी हो जाती है विदाउट मूवमेंट। इसीलिए एनकाइलोसिस कंडीशन क्या है, जॉइंट का क्या हो जाता है, स्टिफनेस हो जाती है और वो कैसा हो जाता है, इमूवेबल हो जाता है अगर उसके अंदर लगातार मूवमेंट नहीं किया जाए तो मरीज़ क्या है, किसी सर्जरी जब भी इस साइड की होती है तो मरीज़ डरता है कि हाथ मूवमेंट करने से क्या है, मेरे ज़्यादा पेन होगा या मेरे सर्जरी में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे मरीजों के अंदर ये कंडीशन डेवलप नहीं हो, इसके लिए आप क्या करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है टर्न फ्रॉम साइड टू साइड टर्न करते रहेंगे। रेज एंड लोअर द हेड को लोअर करेंगे। ऑप्शन सी कह रहा है रेज द आर्म ऑन अफेक्टेड साइड ओवर द हेड। ऑप्शन डी कह रहा है फ्लेक्स्ड एंड एक्सटेंडेड द एल्बो ऑन द अफेक्टेड साइड। तो फ्लेक्स्ड और एक्सटेंडेड नहीं करना है आपको क्या करना है, अफेक्टेड साइड जिस तरफ सर्जरी हुई है उस हाथ को क्या करना है, हेड के अराउंड क्या करना है, ऊपर ला रखना है मरीज़ का, रेज करना है आर्म को किस तरफ, अफेक्टेड साइड ओवर द हेड रखना है, यानी कि ऊपर रखवाना है हाथ को आपको। इस तरीके की एक्सरसाइज जो है ये किसको प्रिवेंट कर सकती है, एनकाइलोसिस को प्रिवेंट कर सकती है। ये जो जब भी अपन फीटल लाइफ का अगर बात करें तो फीटल भी अपनी ग्रोथ के लिए मदर के वूम के अंदर लगातार मूवमेंट करता है, अगर वो भी नहीं करे तो उसकी ग्रोथ शायद नहीं हो। इसीलिए आगे भी जब जन्म के बाद भी इन्वायरमेंट में आपको सर्वाइव करना हो तब आपकी बॉडी के हर पार्ट का मूवमेंट बेहद ज़रूरी है। अगर आप उस ऑर्गन का यूज़ करना बंद कर देते हैं, अगर आपने लगातार 2 महीने हाथ का यूज़ करना बंद किया तो वो परमानेंट बंद हो जाता है, क्योंकि आपके मसल्स की क्या हो जाती है, विदाउट मूवमेंट एट्रोपी हो जाती है परमानेंट, और वहाँ पे क्या हो जाता है, पैरालिसिस डेवलप हो जाता है। ये चीज़ आपको समझनी है और इसका आंसर राइट क्या है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, वैन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद ए चेस्ट ट्यूब एंड वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम द नर्स शुड, मरीज को क्या डला हुआ है, चेस्ट ट्यूब और क्या है लगा हुआ और वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ है। ये किस किस कंडीशन में लगाते हैं वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम, या तो मरीज़ को न्यूमोथोरेक्स है, या मरीज़ को हीमोथोरेक्स है, या मरीज़ को पायोथोरेक्स की कंडीशन है ना। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या लगाया जाता है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम लगाया जाता है, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। और ये मरीज़ को लगा हुआ है तो आपकी क्या प्रायोरिटी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है वेरीफाई एयर वेंट ऑन द वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम इज केप्ड व्हेन द सक्शन इज ऑफ। ऑप्शन बी कह रहा है स्ट्रिप द चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब एट लीस्ट एवरी 4 आवर इफ एक्सेसिव ब्लीडिंग अकर, अगर वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, आपको वहाँ स्ट्रिप करना है या एवरी 4 आवर ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ऑप्शन सी कह रहा है इंश्योर दैट द चेस्ट ट्यूब इज क्लेम्ड व्हेन मूविंग द क्लाइंट आउट ऑफ द बेड, इस ट्यूब को क्या है आपको क्लेम कर देना जब मरीज़ को क्या है बेड आउट करते हो तब, तो इसको कभी भी क्लेम नहीं करना होता है। ऑप्शन डी कह रहा है मेक श्योर द ड्रेनेज अपरेटस इज ऑलवेज बिलो द क्लाइंट चेस्ट लेवल, ये बात बिल्कुल सही है। जब आपने मरीज़ को क्या है चेस्ट ट्यूब डाली है तो उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आपको कहाँ रखना है, चेस्ट के बिलो रखना है, ग्रेविटी देनी है तभी तो वहाँ का एयर का मूवमेंट बाहर होगा। या मरीज़ के अंदर पायोथोरेक्स है तो उसका ड्रेनेज होगा, या मरीज़ को हीमोथोरेक्स है तो उसका भी ड्रेनेज होगा। कोई भी ड्रेनेज सिस्टम, कोई भी बॉडी के अंदर अगर ड्रेनेज सिस्टम डला है, कोई ड्रेन डला है तो उसको हमेशा ग्रेविटी देनी है, जिस ऑर्गन के अंदर डला है उससे बिलो रखना है। जहाँ भी कहीं भी ड्रेन लगा है उसको क्या करना है, ग्रेविटी देनी है, उससे बिलो रखना है, कभी भी ऊपर नहीं रखना है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम से। वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें एग्जाम के अंदर पूछी जाती है ना, इंटरमीडिएट कॉलन मूवमेंट हो रहा है, लीकेज हो रहा है, या उसके अंदर कॉलन मूवमेंट स्टॉप हो गए हैं, ऐसी कंडीशन को लेकर भी आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकता है। तो ये मैं अलग से एक टॉपिक को क्या करूँगी, इमेज के साथ में पूरा एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपका इसका MCQ कभी भी गलत नहीं हो। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रेडिली अवेलेबल एट द बेड साइड ऑफ क्लाइंट विद चेस्ट ट्यूब इन प्लेस, मरीज को क्या लगा हुआ है, चेस्ट ट्यूब लगी हुई है और उसके बेड साइड आप क्या रखोगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है ट्रिकोस्टोमी ट्रे, ऑप्शन बी कह रहा है अनदर स्टेराइल चेस्ट ट्यूब, ऑप्शन सी कह रहा है ए बोतल ऑफ स्टेराइल वाटर, ऑप्शन डी कह रहा है ए स्पायरोमीटर। तो जिस मरीज़ के अंदर चेस्ट ट्यूब लगी है उन मरीजों को स्पायरोमेट्री नहीं करवाते हैं। स्पायरोमेट्री कहाँ इंपॉर्टेंट होती है, पोस्ट ऑपरेटिव मरीजों के अंदर। लंग्स को
जो है कोलैप्स होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, पोस्ट ऑफ मरीजों के अंदर स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज करवाते हैं। मरीज के अंदर चेस्ट ट्यूब लगी है तो ट्रेकोस्टोमी की ट्रे का वहाँ कोई रोल नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है आप दूसरी ट्यूब साइड में रखोगे, अगर वो निकल गई तो दूसरी डाल दोगे, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, एक स्टेराइल वाटर बोतल रखनी है मरीज़ के बेड साइड। क्यों रखनी है, अगर मान लो, हालांकि कभी भी ट्यूब ऐसे निकलती नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर ऐसे ट्यूब एक्सपेल आउट हो जाए वहाँ से, तो फिर आपका फर्स्ट एक्शन क्या होता है, इस ट्यूब को उठाओ और आप क्या करो एक स्टेराइल वाटर बोतल में डाल दो और जिस साइड पे वो लगी हुई थी उस साइड को आपको क्या है, टाइट गॉज से ड्रेसिंग करनी है ताकि मरीज़ के अंदर और एयर इंसर्ट नहीं हो जाए उस सर्जिकल ट्रॉमा की जगह। इसीलिए ये दो एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आपको टाइट गॉज ड्रेसिंग कर लेनी है मरीज़ की सर्जिकल साइड पे, दूसरा आपको उस ट्यूब को क्या करना है, स्टेराइल वाटर बोतल के अंदर डाल देना है उस टिप को, ताकि क्या है, डॉक्टर जब भी उसको वापस असेस करे तो उस ट्यूब को री इंसर्ट कर सकता है। तो ये एक्शन आपको रखना है जब भी मरीज़ के अंदर क्या है, जिस मरीज़ को ट्रेकेस्टोमी हो रखी है उस मरीज़ के ऑब्चुरेटर बेड साइड रहता है। अगर ट्रेकेस्टोमी एक्सपेल आउट हो जाती है तो वो एक गाइडेड है, उसके अंदर डाल के वापस री इंसर्ट कर सकते हैं, ऑब्चुरेटर बेड साइड रहता है। और अगर मरीज़ के अंदर जो है चेस्ट ट्यूब लगी हुई है तो उसके पास में क्या है, स्टेराइल वाटर बोतल आपको रखनी है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जितना भी मुझे मेरी ड्यूटी के बाद में टाइम मिलता है मैं बेस्ट कंटेंट आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी और पूरी एनक्लेस को नॉर्थ से 2023 तक सारा एमसीक्यू अपन यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ताकि अगर यहाँ से कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एमसीक्यू आपको एग्ज़ाम के अंदर मिले तो वो आपके लिए सही हो जाए, उसका कभी भी आंसर आपका गलत नहीं जाए। तो आप लोगों को अगर इस चैनल से कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और लगातार इस सेशन को अटेंड करें हमेशा कुछ नया सीखने के लिए।